गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको बहुत सारी चीज़ मैं बता रहा था आर्थिक परिवेश के संबंध में। तो इसमें मैंने कल आपसे हम चर्चा किए कि आर्थिक सुधार का क्या अर्थ होता है, आर्थिक सुधार और उसके नई जो नीति बनी है उसके क्या उद्देश्य है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों के अंग क्या क्या हैं, ठीक है, और आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं का भी हमने वर्णन किया। उसके बाद जो सन 1991 से लेकर 1992 से लागू किए गए आर्थिक सुधारों के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, हमने कल इस बारे में भी बताया और चर्चा भी की है, ठीक है। तो इस बारे में हम क्या किए, पहला जो है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण और चौथा है आधुनिकीकरण। मतलब ये आर्थिक सुधारों के 4 प्रमुख आयाम समझ सकते हैं, या फिर हम इसी को ही 4 प्रमुख स्तंभ भी समझ सकते हैं, या इसी को हम 4 प्रमुख आधारशिला भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं उसके बारे में बता रहा था। सबसे पहले आया उदारीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उदारीकरण से आप क्या सीखे? उदारीकरण से लाइसेंसों से मुक्ति मिली। एक लाइन में अगर इससे हम बात करें तो है ना, उदारीकरण से लाइसेंस से हमको मुक्ति मिली, लेकिन कैसे और क्यों? तो केवल 6 ही, है ना, 6 ऐसे वर्तमान में जो उद्योग संचालित होते हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। कल मैंने बताया अल्कोहलिक पेय है, सिगरेट है, प्रतिरक्षा उपकरण है ना, और औद्योगिक विस्फोटक हैं, खतरनाक रसायन हैं, ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स है। तो इस प्रकार से भी हमने 6 जो उद्योग हैं इनके लिए बिल्कुल कंपलसरी अनिवार्य रूप से इनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बाकी सबके लिए क्या कर दिया गया है ना, लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि जो प्रशासकीय अवरोधों को कम करने के लिए ये किया गया, ताकि जो छोटी स्तर के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, उद्योग करने वाले हैं, उनको सुविधा हो, उनको सरल हो। ये उदारीकरण की नीति अपनाई गई। आर्थिक सुधार में जो सर्वप्रथम स्तंभ है उदारीकरण, उसमें सबसे पहले ही यही आता है उदारीकरण, जिसमें लाइसेंस से मुक्ति को दिया गया ताकि आर्थिक सुधार का कार्यक्रम पूर्णतः चलता रहे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा है निजीकरण, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो इसके लिए निजीकरण में क्या हुआ, तो सबसे पहले निजीकरण का अर्थ हम समझें। निजीकरण का अर्थ समझते हैं। निजीकरण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसे राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कम की जाती है, जिसमें राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कम की जाती है। निजीकरण का उद्देश्य उद्योगों के प्रबंध व संचालन की निजी क्षेत्र को छूट देना और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, है ना भाई, कि दूसरे शब्दों में है अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करना ही निजीकरण कहलाता है। देखिएगा, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कम करना सरकार की मंशा रहेगी, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियों को कम करके किस पर बल देना है, तो निजीकरण पर। तो निजीकरण का उद्देश्य होगा जो उद्योग के प्रबंध व संचालन की निजी क्षेत्रों को छूट देना, स्वतंत्र करना, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए जाने आरक्षण को, रिजर्वेशन को क्या कर देना, समाप्त करना। जो हम पहले भी 11वीं में पढ़ चुके होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र
और निजी क्षेत्र, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में वो सरकार के अधिकरण के अंतर्गत आती है और निजीकरण में उनकी सरकार का जो है हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहता। तो ठीक उसी प्रकार से जिसमें राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कम हो जाती है, निजीकरण का उद्देश्य उद्योगों के प्रबंध व संचालन की निजी क्षेत्र को छूट देना और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना होता है। और दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करना ही क्या है, निजीकरण है। निजीकरण की प्रक्रिया का आरंभ अगर देखते हैं तो 1979 से ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। 1979 से ग्रेट ब्रिटेन में हुआ और इसकी सफलता से प्रभावित होकर 100 से अधिक देशों ने निजीकरण की ओर कदम भी बढ़ाए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में तो जितनी भी कार्य कुशलताएँ हैं, गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो तो अपने आप ही प्रफुल्लित होंगी क्योंकि सरकारी तंत्र का उस पर अधिक नियंत्रण रहता है। लेकिन निजीकरण को अगर बढ़ावा देना है तो ऐसी स्थिति में राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को कम कर देना और प्रबंध और संचालन की जो क्षेत्र है उनको छूट देना, निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आरक्षण को क्या कर देना, समाप्त कर देना, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को ही भागीदारी में कम कर देना, ये निजीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से निजीकरण हुई उदारीकरण के बाद। दूसरा चीज़ आ जाता है निजीकरण के उपाय क्या होंगे। तो निजीकरण के उपाय में सबसे पहले आता है अराष्ट्रीयकरण करना, अर्थात सरकारी उत्पादक संपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। यानी सरकारी जो उत्पादक हैं उन संपत्तियों को किस क्षेत्र में हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र करना, निजी क्षेत्र की ओर। ठीक है। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समता पूंजी को निजी पूंजी में परिवर्तित करना, अपनिवेश करना। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देना। तो इस प्रकार कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना तथा इसके और अधिक विस्तार पर रोक लगाना। तो इस प्रकार निजीकरण की जो नीति है, निजीकरण की नीति में लोक उपक्रम पब्लिक एंटरप्राइजेस के कार्यक्षेत्र को सीमित करके उद्योग को उदारवादी लाइसेंस नीतियों के अंतर्गत कार्य करने की विस्तृत सुविधाएं प्रदान की जाती है और निजी निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं देकर उनके कार्य क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है। निजीकरण को सार्वजनिक उपक्रमों की कमियों को दूर करने वाला एक प्रभावी उपकरण माना गया है। तो इस प्रकार से उदारीकरण के बाद निजीकरण। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी पर नोट करके उसका समाधान निकालिएगा। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिवेश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक परिवेश किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है, आर्थिक परिवेश किसे कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण की विशेषताओं को लिखिए। निजीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न है निजीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिएगा, भारत में विमुद्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। भारत में विमुद्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
तो इतने क्वेश्चन को आप हल करिएगा और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।